विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थी लोग, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्रिया, कक्षा 10 में क्रिया का एक स्वतंत्र जो है बिंदु दिया गया है। पाठ्यक्रम में क्रिया से व्याकरणिक बिंदु जो है हमारे को दिया गया है कक्षा 10 में, और 12वें में दिया गया है पद परिचय। और पद परिचय में से क्रिया पद परिचय अपने को पढ़ना है 12वीं कक्षा में, इसलिए 12वीं कक्षा के विद्यार्थी क्रिया पद परिचय को देखेंगे, क्योंकि क्रिया पद परिचय करने से पूर्व हमें क्रिया के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं विद्यार्थियों कि कल हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। क्रिया में हमने पढ़ा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सबसे पहले तो पढ़ा है क्रिया के भेद, कि क्रिया जो है किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। और क्रिया के भेद पढ़ते समय हमने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पढ़ लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के अन्य भेद। पहला भेद आता है, इसको बोलते हैं प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? देखिए, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, मोटिवेट करना। करता क्या होता है कि खुद काम नहीं करता, दूसरे से मोटिवेट करके काम करता है। करता इस क्रिया में मैं कहूं तो मैं जिस क्रिया में एक कर्ता दूसरे कर्ता को प्रेरणा देकर के काम करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें आप यूं भी कह सकते हैं कि जहां कर्ता स्वयं काम न करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता द्वारा दूसरे कर्ता को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता जो है खुद तो काम नहीं करेगा, किसी और के माध्यम से काम करवाएगा, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मालिक ने नौकर से गाड़ी चलवाई। जा देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता है। मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता है। शिक्षक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। इस तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। एक उदाहरण और देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रेरक कर्ता होता है। प्रेरक कर्ता का मतलब कि जो कर्ता कार्य करने की प्रेरणा देता है, वो तो कहलाता है प्रेरक। मालिक क्या है? ये है प्रेरक कर्ता। दो कर्ता होते हैं, याद रखिएगा। इसको तो कहते हैं प्रेरक कर्ता, जो प्रेरणा दे रहा है, जो कर्ता कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उसे प्रेरक कर्ता कहा जाता है। और जो प्रेरणा ले रहा है, उसे कहते हैं प्रेरित कर्ता। ये कहलाता है प्रेरित कर्ता। विद्यार्थियों, याद रखना कि ये मालिक जो है ये मोटिवेट कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रेरक कर्ता। और जो नौकर है उसने मालिक से प्रेरणा ली, और वो कहलाता है प्रेरित कर्ता। ये ध्यान रखिएगा, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता कौन से दो कर्ता होते हैं। जैसे एक और उदाहरण आपको देता हूं, नानी जी बच्चों को टहलाती है, पुजारी संतों को गीता पढ़ाता है। इसके अलावा द्वारकेश बच्चों से पौधे लगवाता है। ये सब उदाहरण आपके प्रेरणार्थक क्रियाओं में होते हैं। गुरुजी ने बच्चों से संस्कृत पढ़वाई, गुरुजी खुद नहीं पढ़ रहे, संस्कृत
सिखा रहे खड़ा हो पाठ पढ़ो, तो उससे पढ़वाया, खुद नहीं पढ़ करके बच्चे से पढ़वाया, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रेरणात्मक क्रिया भी क्रिया होती है जिसमें कर्ता जो होता है, जो कर्ता जो है वो स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे कर्ता को प्रेरित करके काम करवाए, वो जो है प्रेरणात्मक क्रिया होती है। अब इसमें यदि हम लोग इसको यदि आप लोग इसको पढ़ते हैं कि इसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, इस तरीके से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है देखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पूर्व और काल दो शब्दों से मिलकर के बनी है। अब देखिएगा पूर्व और काल का मतलब क्या है? पूर्व का मतलब होता है पहले और काल का मतलब होता है समय। पूर्व का मतलब पूर्व यानी पहले और काल का मतलब समय। देखिएगा पूर्व प्लस काल और एक प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय एक प्रत्यय, संतानवाचक तद्धित प्रत्यय इसको कहते हैं, एक प्रत्यय को। तो ये पूर्वकालिक क्रिया। इस पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा। बच्चे खाना खाकर, बच्चे खाना खाकर खेलने गए, बच्चे खाना खाकर खेलने गए, बच्चे खाना खाकर खेलने गए हैं। अब देखिएगा यहाँ एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में आपको क्रियाएं जो है ये खत्म हो चुकी है और दूसरी क्रिया जो है वो चल रही है कि बच्चे जो है वो खाना तो खा चुके हैं और खेलने गए हैं। इसका मतलब एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो, तो जो पहले समाप्त हुई क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। वो क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं और उसका उदाहरण जो है वो इस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि जब कोई कर्ता होता है, जब एक कर्ता या जब कर्ता जो है एक क्रिया करके उसी वक्त दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। एग्जाम्पल देख लेना, मैं परिभाषा लिख देता हूं कि जब एक कर्ता जब कर्ता एक क्रिया करके, जब कर्ता एक क्रिया करके उसी वक्त एक क्रिया करके उसी वक्त दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, उसे जब एक कर्ता एक क्रिया करके उसी वक्त दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पूर्व में की गई क्रिया, तो पहली वाली क्रिया पूर्व में की गई क्रिया, पूर्व में की गई क्रिया अर्थात पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि इस क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
इस क्रिया में पूर्व में करके शब्द लगा करके वाक्य का निर्माण किया जाता है। कर या करके लगा करके वाक्य का निर्माण किया। कर या करके लगा करके वाक्य में कर या करके लगा करके वाक्य बनाया जाता है। उदाहरण मैंने आपको दिया है, बच्चे खाना खा करके, बच्चे खाना खाकर खेलने गए। एक उदाहरण मैंने आपको ये दिया। दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं जिसमें वाक्य है, राम नहा करके खेलने गया। राम नहाकर पढ़ने जाता है। राम नहाकर पढ़ने जाता है। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी बहुत ही सरलतम भाषा है, लेकिन इसकी सरलता ही इसकी जटिलता को व्यक्त भी कर देती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक उदाहरण देखिए। नन्हा सा बच्चा है और बड़ी बहन उसको जो है अपने पास रख करके जो भी खाना खिलाने का काम कर रही है, उसको भोजन करा रही है। तो हम एक क्रिया का प्रयोग, एक क्रिया का शब्द उच्चारण करते हैं, खेलना। हम बोलते हैं खिलाना। आप खिलाने का मतलब बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है। खा धातु जो है उसमें खाद्य शब्द से उसका प्रयोग हुआ। और खिलाना एक है कि बच्चा जो है वो खेल रहा है, तो ये खेलने से कोई धातु बनती है, खेलने से कोई क्रिया बनती है तो होती है खिलाना। जबकि हम क्या बोलते हैं, खिला रहे हैं, खिला नहीं रहे, खिला रहे हैं। खेलना उससे बना है खिलाना, और वो जो भोजन करवा रहे हैं उससे बनता है खिलाना। दोनों में अंतर है और दोनों ही जो है हम दोनों का रूप एक कर देते हैं और वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे प्रोनाउंसिएशन में हम उच्चारण करते हैं, एक बार कहनी है, और हम बोलते क्या है, इक। एक को इक उच्चारण कर देते हैं। हालांकि उनका दोष नहीं है, वो बेचारे क्या करें, इक को जो है संतानवाचक तद्धित प्रत्यय लगा करके एक एक करके ए कर देते हैं होंगे, या जो भी है। अपन विषय पे आते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में एक उदाहरण मैंने आपको दिया, राम नहाकर पढ़ने जाता है। जैसे गीता खाकर सोने जाती है, सोने जाती है। हो गया, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। इसी के अंदर एक आती है तात्कालिक क्रिया। देखिएगा, तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रियाओं में क्या होता है कि एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे द्वारकेश जहर खाते ही मर गया। जैसे रमेश खाना खाते ही चला गया, दान महाकल्याण, खाते ही। रमेश खाना खाते ही चला गया, खाना खाते ही सो गया। यहाँ दूसरी क्रिया भी, अभी ये क्रिया चल रही है, यानी खाना खाते ही, खाना खाना तो पहले वाली क्रिया थी, दूसरी मर गया, अभी वर्तमान की क्रिया यही है। तो ये जो क्रिया ही है, ये तो हो गई तात्कालिक क्रिया। और पूर्वकालिक और तात्कालिक में अंतर क्या है कि पूर्वकालिक में तो वर्तमान क्रियाएं जो चल रही है उसकी पूर्व की क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे राम खाना खाकर सो गया, तो पहले जो खाना खाकर जो क्रिया है खाकर, वो क्रिया है पूर्वकालिक। लेकिन खाते ही सो गया, इसका मतलब तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद क्रिया के वेदों में आता है समापिका और असमापिका क्रिया। समापिका क्या होती है और असमापिका क्रिया किसे कहते हैं? समापिका क्रिया,
समापिका क्रिया का मतलब जब हम शब्द में देखते हैं तो शाब्दिक अर्थ से हमें पता चलता है कि वाक्य को जो क्रिया समाप्त कर देती है, वाक्य को समाप्त करने वाली क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं। करने वाली क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में देखिएगा, यदि मैं समापिका क्रिया को कहूं तो उदाहरण देखिएगा, सीमा चली गई। एक उदाहरण देखिए, क्रिया यहाँ आकर के समाप्त हो गई। जब वाक्य को समाप्त कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं समापिका क्रिया, वाक्य यही खत्म हो गया। दूसरी क्रिया जो होती है, एक उदाहरण और देखना कि राधा बाजार जा रही है। राधा बाजार जा रही है, ये है समापिका क्रिया। यहाँ वाक्य आकर के खत्म हो गया। लेकिन असमापिका का मतलब जब इसमें ए लगा करके, ए उपसर्ग लगा करके असमापिका बनाई जाती है तो ए का मतलब होता है नहीं। ए अभिप्राय है नहीं का, इसका मतलब वाक्य को समाप्त न करके एक क्रिया एक वाक्य को और आगे बढ़ा देती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, एक उदाहरण में है कि जो है मोहन बाजार गया और भाषण देने लगा। मोहन बाजार गया और भाषण देने लगा। तो समापिका क्रिया तो वाक्य को समाप्त करने वाली क्रिया होती है और असमापिका क्रिया वाक्य को समाप्त नहीं करके वाक्य को और अधिक बढ़ा देती है। इन दोनों को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आपको यदि कोई दिक्कत हो अब तक में तो आप अपना प्रश्न जो है लिख करके भेज सकते हैं।